ईडी शर्मा जी, लोकसभा में बीजेपी ने 400 का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही है। राजस्थान में कह रहे हैं कि 12 से 15 चेहरे जो हैं वो चेंज होंगे। कांग्रेस में भी कमोबेश यही बात चल रही है कि कंपटीशन कौन फेस करे, इसको लेकर एक दूसरे पर आगे किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह की बदलाव आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिलेंगे? सर, ये बात तो सत्य है कि जितना ज़्यादा बदलाव होगा, युवाओं की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी, उतनी अधिक अच्छी राजनीति होगी और राजनीति में लोकतंत्र विकसित होगा। जो पार्टी जितना अधिक बदलाव करेगी तो उसको फल भी मिलेगा, वो जीत के निकट भी जाएगी, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए देखना भी होगा कि भाई हमारे पुराने चेहरे की काम करते हैं नहीं करते। अगर उनका फीडबैक सही नहीं आ रहा तो उनको तत्काल बदल लेना चाहिए। अगर वास्तव में वही पुराना चेहरा रखना चाहिए जिसका फीडबैक बहुत अधिक अच्छा आ रहा है, 80% या 90% आ रहा है, अगर 50% भी आ रहा है तो नए चेहरे को मौका देना चाहिए। तो राजनीति में 5 साल का एक टर्म बहुत होता है, तो अब नए चेहरा जैसे आएगा तो कहीं ना कहीं वो नई सोच लेकर आएगा, और नई सोच लेकर आएगा तो उससे नए भारत का निर्माण भी होगा और जनता भी कहीं ना कहीं नई सोच के साथ आगे प्रगति कर पाएगी। बीजेपी वालों को भी नए चेहरों को मौका देना चाहिए, कांग्रेस में भी नए चेहरों को मौका देना चाहिए। अब नए चेहरों का मौके की मांग है, लेकिन आज राजनीतियों पर इतना ज़्यादा अभिजात वर्ग का, वंशवाद का प्रभाव है कि उससे कौन सी पार्टी कितना निकल पाती है ये समय ही बताएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जो नए चेहरों पर विश्वास करेगा उसका परिणाम अंकों में अधिक सफल रहेगा। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि ओबीसी की उपेक्षा हो रही है, और हम जो बात देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि नए जो उम्मीदवार जो चाहेंगे उसमें ओबीसी को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं को ध्यान दें। महिलाओं को तो ठीक है, लेकिन ओबीसी किसी एक वर्ग को नाराज़गी दूर करने के लिए भी अगर ये प्रयोग किया जाता है तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? साथियों, यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे यहाँ जो राजनीति है, SC ST के लिए आरक्षण है तो उन सीटों के लिए उचित है। ओबीसी और जनरल तो एक जैसा ही है। इतना ज़्यादा जातिवाद को फैलाव करना राजनीति में अच्छा नहीं होता, और राजनीति में जाति के आधार पर हर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो मैं तो कहता हूँ कि इतना ज़्यादा जातिवाद उचित नहीं है। तो सिंपल पार्टियों को नया चेहरा देखना चाहिए, युवा के आधार पर, योग्यता के आधार पर और महिलाओं के आधार पर। इन्हीं के आधार पर टिकटों का आवंटन करना चाहिए। बाकी SC ST के लिए आरक्षित है, वहाँ देख लें, लेकिन अब ये ओबीसी की होगी, ये जर्नल में इस जाति की होगी या ओबीसी में इस जाति की होगी, तो उससे कहीं ना कहीं जातिवाद का नकारात्मक प्रभाव भारतीय लोकतंत्र पर पड़ेगा। तो मैं उसे अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ पार्टियों को इस सोच में बदलाव ही लाना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का भविष्य क्या देख रहे हैं? कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद? कांग्रेस का भविष्य मुझे कुछ कमज़ोर दिखाई देता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उसमें पुराने लोग चिपके हुए हैं और वो नए लोगों को आने नहीं देते हैं, और पुराने लोगों का प्रभाव भी बना हुआ है। और जब तक वो पुराने लोग चिपके हुए हैं, अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, तो तब तक उसका उठना मुश्किल है। जहाँ तक बीजेपी है तो बीजेपी एक कैडर पार्टी है, नए चेहरों को मौका दे देती है, इसलिए निरंतर आगे प्रगति कर रही है। तो कांग्रेस को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अगर वो युवाओं पर विश्वास करेगी, नए चेहरों पर विश्वास करेगी, तो उसका भविष्य और सुधर सकता है। अन्यथा तो पुराने लोगों के साथ रहना है तो निश्चित रूप से उत्तर भारत में हिमाचल में सरकार है या फिर साउथ में कर्नाटका में बची है, वो भी निकट भविष्य में चली जाएंगी तेलंगाना वाली। अगर बीजेपी अगली बार वापस सत्ता में आएगी तो बीजेपी के लिए टारगेट ऑफ क्लाइंट्स क्या होंगे या टारगेट ऑफ वर्क क्या होगा? बीजेपी के लिए टारगेट ऑफ क्लाइंट्स रहता है, सबसे ज़्यादा युवा वर्ग ही रहता है, क्योंकि जो निकट भविष्य का वोटर है, अगर उसकी सोच को कोई दल पकड़ जाता है। देखो साथियों, जो भी रहता है सभी लोग जानते हैं कि समय गतिशील है। समय गतिशील होने के कारण कि नई नई आवश्यकताएं मानव जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप आती रहती हैं। जो नया वर्ग है वो क्या चाहता है और उसको कैसा वातावरण मिला है, जब उसी के अनुरूप सरकार सोचने लग जाती है तो वहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हो जाता है और वो सरकार सफल हो जाती है। जैसे मोदी जी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि वो युवाओं को इस सोच को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। वो बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करते हैं, 10th वाले 12th वाले बच्चों से, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता लग जाता है कि आने वाली पीढ़ी क्या चाहती है।
जब कोई दल इस चीज़ की पूर्ति कर देता है नई सोच की, तो वास्तव में वो सभी की आवश्यकता होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, भले ही वो युवाओं के पास अधिक हो, लेकिन आज बुजुर्ग भी चाहता है मेरे पास मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट आए, या रोज़गार मिले, या नई तकनीक आए, या इस तरह की सारी समस्याओं का निदान हो। अगर ये वाली टेक्निक अपना लेता है दल तो सफल रहता है। अगर वो सोचता है मैं वंशवाद पर टिका रहूँगा, भ्रष्टाचार करता रहूँगा, निरंकुशता लाता रहूँगा और मैं अपना वीआईपी कल्चर को अपनाता रहूँगा, तो वीआईपी कल्चर आज के लोकतंत्र में संभव नहीं है। यूथ के लिए मैनिफेस्टो में क्या किया जाए जो यूथ के लिए आगे? यूथ के लिए आपके मैनिफेस्टो में विशेषकर सबसे पहले तो उनका सुरक्षा है, रोजगार सुरक्षा। अब रोजगार सुरक्षा में रोजगार सृजन के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी। जब दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ेगी, तभी यूथ कहीं ना कहीं खुश होगा। और जहाँ उसकी भ्रष्टाचार की समस्या उसको दिखती है, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। एक इस हताशा को दूर करना होगा।